हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो आज है एनसीईआरटी हेलाइट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का पार्ट 1 से पार्ट 2 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, उसके लिए सॉरी। मैं वेल नहीं थी, मुझे फीवर वगैरह हो गया था सीजनल, तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं फाइनली ठीक हूँ, तो मैं फिर से कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी जो है ये चैप्टर को ख़त्म किया जाए और जितना ज़्यादा चैप्टर नीट एग्ज़ाम के पहले कवर हो सके मैं उतना ज़्यादा कवर करवा सकूँ। तो पहले पार्ट में हमने देखा था जो इंट्रोडक्शन है बेसिक, वहाँ तक देखा था, तो वो जा कर के ज़रूर से देखना। अब उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने का मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल से। लेकिन उसके पहले मैंने बोला था कि वो जितने भी हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं और कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। तो याद रखना, साइटोस्केलेटन और राइबोसोम ये ही दोनों ऐसी ऑर्गेनल है जो कि जिनके पास जो है वो हमारी लिमिटिंग जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होते उनके चारों तरफ। बाकी सारे जितने भी हैं सबके पास जो होती है वो एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सिर्फ साइटोस्केलेटन और राइबोसोम ऐसा है जिनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, फ्रीली वो रहते हैं अवेलेबल उनके सारे कंटेंट्स जो है। साइटोस्केलेटन के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगी क्योंकि साइटोस्केलेटन से जो है वो नीट 23 में जो है वो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आया था, सिंपल था, उम्मीद नहीं थी उससे कि वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आया था, तो उसका बारे में जो है वो मैं डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से, और चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये पता है, ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है वो हमारी एब्सेंट होती है, यानी कि जो इसका न्यूक्लियर कंटेंट है वो हमारी फ्री फ्लोटिंग होती है। डीएनए जो होता है वो हमारे जीनोमिक डीएनए होती है, लूजली पैक्ड होती है और स्कैटर्ड होती है साइटोप्लाज्म में। एक न्यूक्लियस का जो है वो बाउंड्री नहीं होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि हमारी साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा स्मॉलर है और मल्टीप्लाई करती है बहुत ज़्यादा रैपिडली यूकैरियोटिक सेल से। तो बैक्टीरिया जो होती हैं वो उसका जो होती है वो हमारे बेसिक 4 शेप्स होते हैं। बैसिलस जो होते हैं वो हमारी रॉड शेप हो गई, फोकस हमारे स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा और स्पाइरलम स्पाइरल शेप हो गई। ये तो चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं हम लोग। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो अब जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस होती है, लेकिन जो उनकी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी कि उसकी जो कंटेंट्स होती है अंदर की कि डीएनए उसका कैसा होगा, उसका साइटोप्लाज्म वगैरह, उसमें सेल वॉल कौन सा होगा, तो वो सब जो होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो होती है वो साइज़ और शेप और डिफ़र कर जाती है, यही लिखा हुआ है। उसका जो होता है ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है क्योंकि, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ शेप शो करते हैं। अब जैसे कि बैक्टीरिया का एक साइज़ देख लो इतना, अब बैक्टीरिया में भी हमारे जो है वो अलग अलग 4 शेप्स होते हैं, ये तो बेसिक है, और भी बहुत सारे हैं। पीपीएलओ भी एक बैक्टीरियल है, उसका सबसे छोटा है 0.1 माइक्रोन मीटर, सबसे स्मॉलेस्ट है, विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद सेल वॉल होती है और माइकोप्लाज्मा में जो होती है वो हमारी कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होते हैं वो नेकेड होती है, यानी कि इसके बाहर जो होती है वो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती है। डीएनए हमारा क्या होता है? डीएनए जो है वो बेसिकली हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अब प्रोकैरियोट्स में हमारी जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा फ्रीली। अब इसमें जो होती है वो हमारी 2 तरीके की डीएनए होता है, एक हमारी जीनोमिक डीएनए और एक हमारी जो है वो प्लाज्मिक डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए जो कि हमारी होती है सिंगल क्रोमोसोम, और सर्कुलर डीएनए भी हो सकती है, जो कि इसका मतलब बैक्टीरिया का जीन्स बताए कि हाँ ये क्या उसका कंपोजिशन है, ठीक है। और एक होता है प्लाज्मिक डीएनए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर इसको प्रोवाइड करती है कि ये हमारे जो है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट रहे। इस पे जो है वो प्लाज्मिड का बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्लास 12 में बायोटेक में है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नॉन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल जो है वो हमारी डीएनए होती है, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं टू द बैक्टीरिया। अब जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये बाय द टाइम जो है वो इवॉल्व करते जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के वो हमारे जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो ये इसी प्लाज्मिड डीएनए की वजह से ही होता है। तो प्लाज्मिड डीएनए का है जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हायर क्लासेस में, वही 12th में हमें पढ़ना है। तो
कोई भी ऑर्गेनल्स जो होती हैं जो कि हमारे यूकैरियोट्स में पाई जाती है वो हमारी प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं पाई जाती एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम्स तो ऐसा है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, तो राइबोसोम्स जो है वो सब में होता है। हमारे प्रोकैरियोट्स को भी राइबोसोम्स चाहिए होता है क्योंकि उनमें भी हमारी जो होती है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जो हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बेसिक वाले जो पढ़ते हैं वो हम प्रोकैरियोट्स के बेसिस में पढ़ते हैं। हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, लेकिन जो बेसिक है वो हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन नॉर्मली हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। तो प्रोकैरियोट्स में हमारी राइबोसोम होती है। फिर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। ये हमारी जो होती है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और इन फोल्डिंग्स होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन से ये हमारी बनी हुई होती है। तो अब उसके बाद एक एक टाइप देखते हैं कि सेल एनवेलप, उसका मॉडिफिकेशंस, देन जो है वो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल की जो होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। सेल वॉल जो होती है वो हमारी हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। बैक्टीरियाज में हेट्रोपॉलीसैकेराइड में हमारी पेप्टिडोग्लाइकन होती है दो तरीके की, एक N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG एंड NAM, याद रखना। ये इसकी हमारी जो होती है वो सेल वॉल बनी होती है। हमारी जो प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो हमारी 3 तरीके से होते हैं। सबसे पहले जो होती है वो हमारी ग्लाइकोकैलियक्स लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट होती है। अब ग्लाइकोकैलियक्स भी जो है वो हमारी 2 तरीके की हुई, एक वेरी थिन और एक वेरी थिक। थिन है तो वो स्लाइम देखिए चिपचिपा टाइप्स होता है, स्लाइम कितना पतला होता है। तो अगर ग्लाइकोकैलियक्स की लेयर बहुत ज़्यादा थिन है तो वो स्लाइमी लेयर होगी। थिक यानी कि मोटा है तो एक कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल की तरह होगा। ठीक है, अब इसी से पता चलेगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है। ग्राम पॉजिटिव यानी कि वो जो हम अगर उसको स्टेनिंग करेंगे तो वो स्टेन ले लेगा। वेरी थिन स्लाइम जो है वो चिपचिपा टाइप्स होता है, बहुत ही पतला होता है। अगर हम उसमें कोई भी कलर डालेंगे तो वो स्टेन कर लेगा अपने आप में, कलर अपने आप का जेल लाइक है तो वो कलर ले लेगा। तो यानी कि वो हमारी कलर शो करेगी, यानी कि स्टेनिंग शो करेगी, तो ग्राम पॉजिटिव। और कैप्सूल हार्ड है, थिक होता है तो वो कलर हमारी नहीं पकड़ेगी, तो वो हमारी जो होती है वो ग्राम नेगेटिव हो गई। इसी से हमारे ग्लाइकोकैलियक्स की बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम बताते हैं। उसके बाद ग्लाइकोकैलियक्स सबसे बाहर होती है बैक्टीरिया के, देन आती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल मैंने बताया मिडिल लेयर होती है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। और इन दोनों के N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के बीच की जो बॉन्ड होती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करने का एंजाइम होता है लाइसोजाइम्स, ये हमारी जो होती है किस में प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होती है। इसीलिए हमारी जो लाइसोसोम्स होती है वो हमारे बोलते हैं कि एंटी बैक्टीरियल है, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होती है। सेल्स में हमारी जो लाइसोसोम्स है वो हमारी जो होती है ये बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो एंजाइम होते हैं लाइसोजाइम्स वो हमारी ब्रेक करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड में होती है। देन उसके बाद आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिपिड बाइलेयर है और इसी की इनफोल्डिंग्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक इमेजिन करो इनफोल्डिंग्स यानी कि विनाइल लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक होती है। तो उसकी जो प्रोजेक्शंस होती है, इनफोल्डिंग्स होती है, मीजोसोम उसको बोलते हैं। और ये हमारी 3 तरीके की होती है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में और लैमेले के फॉर्म में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये हमारे सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि सारे सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगी, कुछ सब्सटेंस को जो होती है वो हमारी अलाउ करेगी। ठीक है, और इनफोल्डिंग्स होती है। और फंक्शन ऑफ द मीजोसोम्स हमारी होती है रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और क्या बचा? सेल वॉल जो होती है वो हमारी जो होती है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये तो पता ही क्योंकि हार्ड है। और हमारी जो है वो सेल को बचाती है फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्स करने से बचाती है। देखो ग्लाइकोकैलियक्स यहाँ पे भी लिखा है, ग्लाइकोकैलियक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, एक पतली सी हो, और थिक और टफ होगी तो वो हमारी कैप्सूल होगी। सेल वॉल जो होती है वो शेप डिटरमाइन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हर में हमारी लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो यूकैरियोट्स में भी हमारे लिपिड बाइलेयर की ही सेल मेम्ब्रेन होती है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है वो मीजोसोम्स होती है, जो कि इनटू द सेल में अंदर की तरफ होती है। एक्सटेंशन जो होती है हमारी वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले के फॉर्म में होती है। और सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो डॉटर सेल्स में हेल्प करते हैं, यानी कि वही DNA रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी
सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ऑल्सो और भी इसका रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, सिक्रीशन में हेल्प करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया बढ़ाती है, और एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है, ये बस याद कर लेना। और कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। साइनोबैक्टीरिया हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो ब्लू कलर की होती है, तो उनके अंदर जो होती है वो हमारी कलर पिगमेंट्स होती है। कलर पिगमेंट्स क्रोमैटोफोर्स होती है जो कि पिगमेंट्स कंटेन करती है, तो वो एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। बैक्टीरिया जो होती है वो हमारी मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है, यानी कि फ्लैजिला भी हो सकते हैं उनमें और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकती है। अब बैक्टीरिया की फ्लैजिला जो होती है उसकी 3 बेसिक पार्ट होती है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट पोर्शन होती है और ये हमारी एक्सटेंड करती है सेल सरफेस से टू द आउटसाइड, ठीक है। फ्लैजिला जो होती है ये हमारी एक्सटेंशन होती है हमारी सेल वॉल की, और फ्लैजिला का क्या काम होता है, वो हमारी लोकोमोशन में हेल्प करती है। और दूसरी और बाकी 2 स्ट्रक्चर्स होती है, फिब्रिए और पिलाई। फिब्रिए जो होती है हमारी बैक्टीरिया की अटैचमेंट में हेल्प करवाती है टू द सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम मतलब कि हमारी जो सरफेस हो गई, वो बायोलॉजिकल टर्म में हम सबस्ट्रैटम बोलेंगे, वो हमारी जो है वो सरफेस से अटैच करवाने में फिब्रिए जो होती है वो हमारी हेल्प करवाती है बैक्टीरिया को कि वो हमारी सरफेस पर ही रहे। और पिलाई जो होती है वो हमारे पेलिन प्रोटीन की बनी होती है और ये हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल में हमारी हेल्प करती है। अब आगे चलते हैं राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स जो होती है ये हमारी एसोसिएटेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और छोटी साइज़ होती है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक साइज़ होती है इसकी। राइबोसोम्स जो होती है ये हमारी 2 तरीके की होती है, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और एक यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होती है ये हमारी 50S प्लस 30S इज इक्वल्स टू 70S की बनी होती है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होती है ये हमारी 60S प्लस 40S इज इक्वल्स टू 80S की बनी होती है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है ये हमारी जो होती है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है। और राइबोसोम्स जो होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। एक हमारी जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होती है और दूसरी राइबोसोम जो होती है वो हमारी फ्रीली साइटोप्लाज्म में हमारी रहती है। ये हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज है, मैंने इसका फंक्शन बताया। और बैक्टीरिया में एक और तरीके की राइबोसोम हमारी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीजोम। ये हमारे जो होती है एक एमआरएनए का थ्रेड जो होता है एमआरएनए का थ्रेड होता है, उस पर बहुत सारी हमारी राइबोसोम जब अटैच होती है और बहुत सारी राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से एक एमआरएनए से हमारी मतलब बहुत सारी प्रोटीन का चेन का सिंथेसिस होता है, तो वो हमारी जो होती है वो पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम्स हम बोलते हैं। और राइबोसोम की हमारी 2 सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। और ये दोनों सब यूनिट जो होती है ये हमारे मैग्नीशियम आयन की हेल्प से अटैच्ड होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती है ये हमारी रिजर्व मटेरियल होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और हमारी साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहती हैं। कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है क्योंकि बस ये एक ग्रैन्यूल है, जैसे कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे तो ये एक जगह ग्रैन्यूल टाइप्स मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन करके ये हमारी साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करती है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। और गैस वैक्यूल्स भी हमारी प्रेजेंट होती है ब्लू, ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं, गैस वैक्यूल्स जो होते हैं ये हमारी बॉयंसी प्रोवाइड करवाते हैं टू द ग्रीन एंड सल्फर बैक्टीरिया को, और इसको हम और इंक्लूजन बॉडीज़ को हम वेसाइकल्स भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ हमारी प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होती है और कोई भी लिविंग कॉम्पोनेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारी इंक्लूजन बॉडीज़ एज अ रिजर्व फूड मटेरियल रिजर्वॉयर और इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती है ये हमारी रिजर्वॉयर की तरह काम करती है, ये हमारी स्टोर करके रखती है फूड को, ठीक है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल्स में हमारी आ गई प्रोटिस्ट हो गई, प्लांट हो गई, एनिमल हो गई और फंगाई हो गई। यूकैरियोटिक सेल्स में मैंने बताया था कि इसमें जो होती है वो कंपार्टमेंट्स बनी होती है हमारे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म पूरा एक लिक्विड है, उसमें जो है वो कंपार्टमेंट बनी होती है और उन कंपार्टमेंट्स में हमारी जो होती है वो ऑर्गेनल्स होते हैं डिफरेंट और मेम्ब्रेन बॉन्ड होती हैं, इसकी वजह से कंपार्टमेंट होती है। दूसरा, सारे यूकैरियोटिक सेल्स मैंने बताया था कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट्स में हमारी सेल वॉल होती है, वहीं एनिमल में नहीं होती है, फंगाई में होती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो दूसरी तरीके की होती है। तो ये चीज़ है, यूकैरियोटिक के सारे सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं।
और ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो फंगाई में हमारी काइटिन की बनी होती है, एल्गी में हमारी सेलुलोज, मैनन्स, गैलेक्टन्स की बनी होती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि साइटोस्केलेटन होते हैं। और प्लांट के पास हमारी सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होती है, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, जो कि एब्सेंट होती है हमारी एनिमल्स में। और एनिमल के पास हमारी सेंट्रियोल्स होती है, जो कि एब्सेंट होती है हमारी प्लांट सेल्स में। इतना समझ गए। और यूकैरियोटिक के पास हमारी ट्रू न्यूक्लियस होती है, और वो न्यूक्लियस जो होती है उसके चारों तरफ हमारी एक न्यूक्लियर एनवेलप हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखो एक प्लांट सेल का फिगर है जिसमें एक वैक्यूल है, मिडल लैमेला, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट है, प्लाज्मोडेस्माटा जो कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, मैं सेल वॉल में अभी बताऊंगी, और ये एनिमल सेल में हमारी सेंट्रियोल होती है। नाउ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की हमारी स्ट्रक्चर जो साइंटिस्ट ने की वो हमारी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी पर ही क्यों किया, क्योंकि जो होती है आरबीसी में हमारी इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि हमारी न्यूक्लियस नहीं होती है और कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हमारी एक सेल ही और उसका खाली जो है वो साइटोप्लाज्म ही रहता है और उसके चारों तरफ उसकी मेम्ब्रेन होती है। और क्यों ये डिवाइड होती है इसकी न्यूक्लियस की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरिंग के लिए हमारी प्रोवाइड कर सके। तो अब कोई भी ऑर्गेनल नहीं है तो हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो बहुत ही अच्छे से हमें व्यू हो सका, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बिंग क्रिएट करने वाला एलिमेंट हमारी आरबीसी में नहीं प्रेजेंट थी। इसलिए जो है वो साइंटिस्ट ने हमारे सेल मेम्ब्रेन की स्टडीज़ आरबीसी पर ही की। कंपोज्ड होती है लिपिड्स की, प्रोटीन्स की। मेजर लिपिड जो होती है वो हमारी फॉस्फोलिपिड होती है, जो कि हमारी अरेंज्ड होती है दो तरीके से। एक हमारी जो होती है, मान के चलो एक सर्कल बनाओ, पेपर पे अगर एक सर्कल बनाएंगे तो एक होगा हमारा इनसाइड द सर्कल का एरिया और दूसरा होगा आउटसाइड द सर्कल का एरिया। तो वो जो सर्कल हमने बनाया वो इमेजिन करो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब उस सेल मेम्ब्रेन को जूम करके सोचो, एक हमारी लेयर हो गई, एक हमारी लाइन है, कॉमन लाइन है, जो कि हमारी अंदर के भी सेल को अंदर का भी सेल का एरिया का जो है वो कनेक्ट कर रही है और बाहर का सेल का एरिया भी। तो वही होती है हमारी पोलर एंड। पोलर एंड जो होती है वो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी होती है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि साइटोप्लाज्म में है उसमें भी रहती है। और उन दो लेयर्स यानी कि उन दो पोलर हेड्स के बीच में हमारी होती है हाइड्रोफोबिक एंड्स, जो कि हमारी इनर पार्ट में होती है, उनके बीच में होती है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये हमारी सेमी परमिएबल होती है, ताकि ये हमारी एक्सचेंज को हमारी अलाउ करती है ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस। यानी तो डायरेक्टली वो सब्सटेंस है, अगर वो हमारी फैट में सॉल्युबल होगी तो वो हमारी डायरेक्टली आ जाएगी, और अगर वो हमारी वाटर सॉल्युबल होगी तो उसके लिए हमारे पास होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और प्रोटीन चैनल्स, जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट करवाती हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कुछ सेल के अंदर से हमारे गोल्गी बॉडीज़ ने कुछ सिक्रीट किया और सिक्रीटरी वेसाइकल्स को हमें जो है वो सेल के बाहर भेजना है, तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे जाते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू या फिर डायरेक्टली। और कुछ बाहर से हम न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, हमें उसको सेल तक पहुंचाना है, तो वो भी हमारे बाहर वन डायरेक्शन नहीं ट्रांसपोर्ट होता, दोनों तरफ से होती है। हमारी कंपोजिशन क्या होती है सेल मेम्ब्रेन की, प्रोटीन्स हमारी 55% होती है, लिपिड्स 40% होती है और कार्बोहाइड्रेट्स 5% होती है थोड़ा बहुत। ठीक है, हमारी जो फॉस्फोलिपिड होती है ये हमारी फॉस्फोरस कंटेन करती है और फैटी एसिड्स, ये पता है। और हेड पोर्शन जो हमारी है पोलर एंड, वो हमारी वाटर सॉल्युबल होती है और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर की। पोलर है यानी कि वाटर को भी हम H2O को भी ब्रेक करेंगे तो H+ और OH- आयंस में ब्रेक हो रही है, यानी कि वो पोलर है। ठीक है, और नॉन पोलर एंड जो कि उन दो लाइंस के बीच में प्रेजेंट होती है वो हमारी हाइड्रोफोबिक एंड हो गई। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड्स और जो होती है वो सॉफ्ट और ऑयली स्ट्रक्चर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होती है, जो कि थोड़ा सा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है टू द सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मैं अभी बताती हूँ। इसमें जो होती है प्रोटीन्स भी दो तरीके की होती है, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि पार्शियली या फिर टोटली ब्यूरिड होती है, और एक एक्सटर्नल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि सरफेस पे रहते हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए जो कि सरफेस पे रहती है, और दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि पार्शियली एम्बेडेड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या फिर पूरी तरीके से रहते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था 1972 में। फ्लूइड क्वासी नेचर ऑफ द लिपिड enables lateral movement ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। हमारे जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी लिपिड बाइलेयर की बनी है, ठीक है। तो उसमें हमारी जो होती है वो उसकी फ्लूइडिटी हमारी कोलेस्ट्रॉल की वजह से आती है। तो हमारी लैटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन मैंने बताया स्टार्टिंग में अभी कि वो प्रोटीन्स क्यों काम करते हैं। प्रोटीन्स जो होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या फिर चैनल प्रोटीन्स की तरह काम करती है, जो कि हमारी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करवाए फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। और लिपिड जो होती है ये हमारी मेम्ब्रेन होती है, और कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो फ्लूइडिटी हमारी अलाउ करवाती है। तो फ्लूइड नेचर जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है किस लिए, ताकि हमारी सेल की ग्रोथ हो सके, उसकी फॉर्मेशन हो सके, इंटरसेलुलर जंक्शंस की एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसपोर्ट में, सिक्रीशन हो सके। मैंने बताया कि कुछ सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं, उसको बाहर सिक्रीट करवाना है, एंडोसाइटोसिस एनगल्फिंग हो सके, और सेल डिवीजन में भी हेल्प हो सके। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है वो हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ द, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसकी जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमारी करवाती है। और मॉलिक्यूल्स जो होती है वो हमारी 2-3 तरीके से हमारी अंदर से बाहर मूव होती है। अगर मॉलिक्यूल्स हमारी बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के मूव हो रही है तो वो हो गई हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स हमारी करती हैं मूवमेंट, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स अगर हमारी मूव कर रही है बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन हो गई। वाटर अगर मूव कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तो हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और अगर हमारी पोलर मॉलिक्यूल्स जो होती है वो पास नहीं कर सकती हमारी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के, ठीक है, तो उनके लिए हमें जो है वो कैरियर प्रोटीन्स या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स चाहिए होता है। और अगर हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी का खर्चा हो रहा है, तो वो हो गई हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। सोडियम जो होती है वो 3 अंदर आती है और 2 पोटेशियम जो होती है वो हमारी बाहर जाती है, क्या। अब इसके बाद जो है ये आगे फर्दर सेल वॉल के आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अब कोशिश यही रहेगी कि वीडियो जो है वो वीकली मतलब 2 से 3 वीडियो डल सके, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर बस मैं कोशिश करूँगी पूरी तरीके से करने की, क्वेश्चंस भी मैं डालूँगी, डोंट वरी। आई नो बहुत ज़्यादा डिले हो गया, 2-3 वीक्स हो गए थे इस पार्ट 2 वीडियो को आने में, बट डोंट वरी, पार्ट 3 भी रेडी है, पार्ट 3 भी मैं जल्दी आ जाएगा। ये वीडियो आएगा, ये वीडियो आ गया है, अब उसके 3-4 दिन के बाद ही मैं पार्ट 3 वीडियो भी अपलोड करूँगी। देन सीक्वेंस में ही रहेगा, मतलब वीकली जो है वो 2 to 3 वीडियोज़ आ जाएंगे। समझ आया तो अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करना, और आगे मुझे बताना कि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या मैं लूँ। और ये PDF चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना और करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।